हेलो एवरीवन, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तोशु चौधरी है और आज हम मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 सीमा और अवकलन यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा सीमा यानी लिमिट्स। चलिए देखते हैं सीमा क्या होता है। अगर आपके पास कोई फलन, कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, यहाँ पर x टेंडिंग टू a का मतलब है कि x a की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपके पास कोई पॉइंट है ये x इक्वल्स टू a, x एक्सिस पर यहाँ कोई पॉइंट है a, ठीक है। अगर आपका x इस पॉइंट की तरफ अग्रसर है, चाहे वो राइट हैंड साइड से, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से अग्रसर हो या फिर वो राइट हैंड साइड से अग्रसर हो, ठीक है, तो इस टेंडिंग टू ए का मतलब यही है कि जो x की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे a की तरफ जा रही है। जैसे जैसे x a की तरफ मूव कर रहा है वैसे वैसे f(x) l की तरफ मूव करेगा। अगर ऐसा है तो l को यानी f(x) जिसकी तरफ मूव कर रहा है, ये जो नंबर आपको यहाँ मिलता है इसी को बोलते हैं f(x) की सीमा। यही आपकी लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया है ये f(x) इक्वल्स टू x² - 4 अपॉन x - 2, ठीक है। ये एक फंक्शन है, यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 2 है, क्योंकि अगर अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो आपका डिनोमिनेटर हर 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, है ना, ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये एक फंक्शन लिया है ये, और इस फंक्शन का ग्राफ है ये, ठीक है। ग्राफ में अच्छा आप एक चीज देखिए, x² - 4 अपॉन x - 2, x² - 4 अपॉन x - 2, इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ क्या कर लीजिए, x² - 4 में a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a + b इंटू a - b। इससे क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और x + 2 बच जाएगा, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, बट इन दोनों फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वाला फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पर इवैल्यूएट नहीं हो सकता, x बराबर 2 पर इसका मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, लेकिन इसका किया जा सकता है। बस इतना सा डिफरेंस इसमें है। लेकिन जब इसके ग्राफ बनाने की बात आती है तो मैंने क्या किया, अगर इसका ग्राफ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे बनाना तो आप इसका ग्राफ बना लीजिए, x + 2, y इक्वल्स टू x + 2 तो सिंपल एक रेखा है, ये एक रेखा का समीकरण है। x का वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, यानी ये वाला 0 2 से होकर जाएगा। ये रहा मेरा पॉइंट 0 2, है ना, ये वाला पॉइंट ये 0 2 है, यहाँ से होकर मेरा ग्राफ पास होगा। y की वैल्यू 0 रख दीजिए तो x की वैल्यू -2 मिल जाएगी, -2 0 से होकर मेरा ग्राफ पास होगा, ठीक है। तो ये मैंने रेखा का समीकरण बना लिया, ये मैंने इसका ग्राफ बना लिया, ग्राफ बना लिया। किसका? इसका ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखती हूँ यहाँ पर, तो मुझे फंक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं मिलती, यानी इस पर x इक्वल्स टू 2 पर मैं इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, जब x की वैल्यू 2 है तो ये जो ग्राफ जा रहा है लाइन का, यहाँ पर मैंने एक खाली सा सर्कल बनाया हुआ है। इस खाली से सर्कल का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर आपका ग्राफ नहीं जा रहा है, या तो इस पॉइंट से नीचे ये सतत है, कंटिन्यूअस है, या इस पॉइंट से ऊपर ये जा रहा है। इस पॉइंट पर इस ग्राफ की वैल्यू नहीं निकल पा रही है, ठीक है। हमें पता है क्यों नहीं निकल पा रही है, क्योंकि ये अपरिभाषित है x बराबर 2 पर, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर मुझे इसका ग्राफ निकालना होता तो ये कंटिन्यूअस लाइन आती, तब इस टाइप का कोई भी ब्रेक यहाँ पर नहीं आता, ठीक है। चलिए, मैं बात कर रही थी सीमा की। सीमा क्या होती है? अगर आप x को किसी पॉइंट की तरफ मूव कराओ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, तो f(x) दोनों कंडीशन में जिस पॉइंट की तरफ मूव करता है वही पॉइंट आपका सीमा है,
उस फलन की सीमा है। ठीक है, जैसे ये मैंने फलन लिया, ये मैंने इसका ग्राफ बना लिया। ग्राफ किस लिए बनाया? ताकि आपको पता चले कि जैसे जैसे मैं 2 की तरफ मूव कर रही हूँ वैसे वैसे मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा 0,4, ये वाला पॉइंट आपको 0,4 मिलेगा। आप करके देख लीजिए। ठीक है, आप -2 रखोगे यहाँ पर तो आपको 0 मिलेगा। थोड़ा और चलिए 2 की तरफ, 0 रखिए। 0 रखने के बाद जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो -4/-2 यानी 2 आपको मिल जाएगा। तो 0 पर आपको ग्राफ की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो और थोड़ा राइट हैंड साइड में चलिए, 1 रख कर देख लीजिए। जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको -3/-1 यानी 3 मिलेगा आपको। यानी जब x की वैल्यू 1 होगी तब इस फलन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही जब आप 2 के और ज़्यादा पास जाएंगे, यहाँ के बाद फिर आप यहाँ जाएंगे तो इस फलन की वैल्यू यहाँ के बजाय यहाँ मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप 2 के और ज़्यादा नज़दीक जाते जाएंगे वैसे वैसे ये वाला पॉइंट भी इसके यानी 4 के और ज़्यादा नज़दीक जाता रहेगा। लेकिन ना तो x कभी 2 पर जाएगा ना ही fx कभी 4 पर जाएगा। ठीक है, x = 2 पर तो आप इसको इवैल्यूएट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, x = 2 पर आप इसका मान नहीं निकाल पाओगे। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मैं 2 की तरफ जाऊंगी वैसे वैसे मेरा ये वाला ग्राफ 4 की तरफ जाएगा। और सिर्फ इधर से ही नहीं, आप इधर से 2 की तरफ आइए। जैसे जैसे आप यहाँ से 2 की तरफ आएंगे वैसे वैसे आपका ग्राफ देखिए इस पॉइंट की तरफ आएगा। यानी आप 2 की तरफ चाहे इधर से अग्रसर करो चाहे इधर से अग्रसर करो, दोनों ही कंडीशन में ये जो ग्राफ है आपका इस पॉइंट, मतलब यहाँ पर जो आपकी फलन की वैल्यू है fx की, है ना, fx की वैल्यू y शो करता है ना, ये x की वैल्यूज है, ये fx की वैल्यूज हैं। ठीक है, चलिए जैसे जैसे आप 2 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपका ग्राफ जो है इस पॉइंट की तरफ 4 की तरफ जाएगा। लेकिन x ना ही कभी 2 तक पहुंचेगा और fx ना ही कभी 4 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो यही पॉइंट है सीमा, यही पॉइंट है लिमिट। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि इसकी जो लिमिट है वो 4 है। ठीक है, इसको अपनी डेफिनेशन से लगाकर देख लीजिए। एक बार और पढ़ते हैं डेफिनेशन। यदि x टेंडिंग टू a, यदि x a की तरफ अग्रसर है चाहे इधर से चाहे इधर से, यहाँ पर a की जगह मेरा रोल कर रहा है 2। ठीक है, तो जैसे ही x आपका 2 की तरफ मूव कर रहा है fx किसकी तरफ मूव कर रहा है? 4 की तरफ। तो यही जिसकी तरफ fx आपका मूव कर रहा है यही है सीमा। ठीक है, तो यही इसकी सीमा क्या हो गई? इसकी सीमा, इस फलन की सीमा हो गई मेरी 4। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ इसको हम शो कैसे करते हैं? ठीक है, अगर फलन की लिमिट, फलन की सीमा l है, ठीक है, x टेंडिंग टू a पर, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। LIM लिख देते हैं, नीचे x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, किसकी तरफ अग्रसर है वो लिख देते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले उदाहरण में x 2 की तरफ टेंड कर रहा है तो मैंने x टेंडिंग टू 2 लिख दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। साथ में fx लिख दीजिए, जो भी आपका फलन है वो लिख दीजिए, इक्वल्स टू आपका जो लिमिट आ रही है वो आप लिख दीजिए। इस तरीके से हम लिमिट को लिखते हैं, शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको ये एक बार 2 प्लस और एक बार 2 माइनस लिखा हुआ है। ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि ये वाला जो प्लस वाला जो साइन है ये शो कर रहा है कि आप 2 के पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं। I mean, आप 2 के ना राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, है ना, दाईं तरफ से आप आ रहे हैं। और ये 2 माइनस ये शो कर रहा है कि आप 2 के बाईं तरफ से 2 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, आपने देखा कि अगर 2 प्लस है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस है, यानी अगर आप 2 की तरफ दाईं तरफ से आ रहे हैं तो भी आपको इसकी वैल्यू 4 मिल रही है। और अगर लिमिट x टेंड टू 2 माइनस है, यानी आप 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो भी आपको फलन की वैल्यू 4 मिल रही है।
ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, तभी आपकी सीमा का मान निकलता है, ठीक है, अदरवाइज सीमा एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एफ एक्स, ठीक है, ये आपके फर्स्ट एग्जाम्पल का डायग्राम था, ये सेकेंड एग्जाम्पल का डायग्राम पहले से मैंने बना के रखा हुआ है। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 वेन एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। जब एक्स का मान 0 है या 0 से छोटा है तब आपके फलन का मान 1 है, ठीक है। चलो मैं देखती हूँ कि एक्स 0 और 0 से छोटा कब है। मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट मेरे 0 को शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट x इक्वल्स टू 0 को शो कर रहा है, ठीक है। और x की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी, यहाँ पूरे x नेगेटिव में, ऋणात्मक अक्ष में। यही तो होता है हमारा ऋणात्मक x अक्ष, यानी इस पूरे के लिए इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मिला के और यहाँ से आप इधर आते रहेंगे तो आपको फलन का सिर्फ एक ही मान मिल रहा है 1, ठीक है। और फलन का मान हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y अक्ष से, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ से एक इकाई पर आप ऊपर चलिए, ये डिस्टेंस आपकी 1 यूनिट हो गई, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाला पॉइंट आपका 0 1 आ गया, ठीक है। तो ये जो लाइन शो हो रही है ना, ये है एफ एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। देख लीजिए ये एफ एक्स इक्वल्स टू 1 को शो कर रही है, ये वाली लाइन, व्हेन एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन ये फलन की इनकम्प्लीट परिभाषा है, क्योंकि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो फलन मेरा चेंज होकर 2 पर आ गया। कोई बात नहीं, x की वैल्यू 0 से बड़ी ले लीजिए। कहां पर है 0 से बड़ी वैल्यू, मूल बिंदु से सीधे हाथ की तरफ हर जगह पर x से बड़ी वैल्यूज है, ठीक है। और यहां पर फलन की वैल्यू हमेशा 2 है। 2 कहां रहेगा, ये 1 यूनिट था, ये हो गया 2 यूनिट, यहां पर कितना है 2 है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर x बराबर 0 पर फलन का मान अगर मैं आपसे पूछने लगूं तो आप 1 बताएंगे, 2 नहीं बताएंगे। x बराबर 0 ऊपर वाले में आ रहा है, नीचे वाले में नहीं आ रहा है, तो x बराबर 0 पर फलन का मान 1 होगा, 2 नहीं होगा। फलन का मान 1 होगा, 2 नहीं होगा। इसलिए जब 0 के ऊपर जो फलन यहाँ पर आ रहा था, मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा वाइट सर्कल बना दिया, है ना, एक खाली वृत्त हमने यहाँ पर बना दिया, जैसे यहाँ पर बनाया था। इसका मतलब है कि ये पूरे में मेरा फलन का ग्राफ जा रहा है इस पॉइंट को छोड़ के। इसका मतलब है कि आगे तक मेरा फलन का ग्राफ जा रहा है, इस पॉइंट पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर तो हमारे फलन की वैल्यू 1 है, 2 नहीं है, इसलिए ये ग्राफ एम्प्टी है, ठीक है। चलिए, ये तो फंक्शन हो गया और ये मेरे फंक्शन का ग्राफ हो गया, दोनों चीज़ें मुझे समझ में आ गई। अब मैं बात करती हूँ सीमा की। सीमा की बात करती हूँ तो मैं x टेंडिंग टू 0 करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना मेरा फलन कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, x बराबर 0 पर हो रहा है। वहाँ मुझे डाउट कहाँ हो रहा था, x बराबर 2 पर डाउट हो रहा था, यहाँ मुझे x बराबर 1 पर डाउट, सॉरी x बराबर 0 पर डाउट हो रहा है। तो मैं ना x टेंडिंग टू 0 करती हूँ, है ना, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी, ठीक है। जब मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यानी 0 की तरफ मूव किया दाईं ओर से, ठीक है, तो आप जरा देखिए, जब मैं यहाँ हूं तो फलन का मान 2 है, जब मैं और पास आई तो भी फलन का मान 2 है, मैं 0 के और ज़्यादा क्लोज आ गई तो भी फलन का मान 2 है, मैं 0 के बहुत 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 क्लोज आ गई, मैं 0 के, लेकिन हूं अभी भी 0 के राइट हैंड साइड में ही, तो भी मेरे फलन का मान 2 है। इसका मतलब कि मेरी जो दाईं ओर वाली लिमिट है उसका मान 2 आ गया, क्योंकि जैसे जैसे मैं 0 की तरफ अग्रसर हो रही हूं वैसे वैसे मेरे फलन का मान 2 की तरफ अग्रसर हो रहा है। एक्चुअल में वो हर पॉइंट पर 2 ही है, ठीक है। अब बात करते हैं दाईं ओर वाली सीमा की, क्योंकि सीमा के एग्जिस्ट करने के लिए दाईं ओर वाली सीमा और बाईं ओर वाली सीमा का बराबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब है कि मैं x की तरफ मूव कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी 0 की तरफ मूव कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। 0 ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड से आप 0 की तरफ चलते रहो, ठीक है। यहाँ पहुंच गए तो f(x) का मान कितना है 1, और आगे जाओ तो भी आपको f(x) का मान मिलेगा,
और आगे जाओ तो भी आपको fx का मान मिलेगा, और आप 0 के बहुत 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 ज़्यादा क्लोज पहुंच जाओ तब भी आपको fx का मान 1 मिलेगा। यहाँ तो गड़बड़ हो गया। यहाँ तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से मूव किया तो मेरी सीमा निकल कर आई ये, और जब मैंने राइट हैंड साइड से मूव किया तो मेरी वैल्यू निकल कर आ रही थी ये। दो सीमा एग्जिस्ट नहीं करती। सीमा तभी एग्जिस्ट करती है जब दाईं ओर वाली और बाईं ओर वाली दोनों वैल्यूज आपकी बराबर हों। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मुझे दाईं तरफ से मिल रहा है 2 और बाईं तरफ से मिल रहा है 1। इसका मतलब इस वाले फलन की सीमा एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर मैंने इन दोनों चीज़ों को लिख दिया है कि इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिखूंगी लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, है ना, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ कितना लिखा हुआ था, लिमिट x टेंडिंग टू a लिखा हुआ था। ठीक है, इसका मतलब तो सिर्फ ये है कि आपके फलन की सीमा l है। इसका मतलब ये है कि आप फलन की दाईं तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, है ना, आप इसकी राइट हैंड साइड वाली सीमा निकाल रहे हैं। इसको हम बोलते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, दाईं ओर वाली सीमा। ठीक है, दाईं ओर से जब हम करते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट, ये वाली, और जहां पर माइनस लग जाता है वो हो जाती है आपकी LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और सीमा जब एग्जिस्ट करेगी जब हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे और किसी नंबर के इक्वल होंगे, और वो जिस नंबर के ये इक्वल होंगे वही होगी हमारी फलन की सीमा। सपोज ये वाली और ये वाली, ये दोनों वैल्यूज ना मेरी, ये भी सपोज k के इक्वल आ गई, l लिया था ऊपर, l ले लेते हैं, सपोज ये l के बराबर आ गया, सपोज ये भी l के बराबर आ गया, तो मैं बोल सकती हूँ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर l। ठीक है, इन दोनों से मैंने कंक्लूजन निकाल दिया कि मेरी जो f(x) की लिमिट है x टेंडिंग टू a वो l है। ठीक है, तो ये है हमारा सीमा का बेसिक कॉन्सेप्ट। बच्चों, ये वही दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताए थे। यदि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx यानी RHL दाईं ओर की सीमा, प्लस हो गया तो दाईं ओर की हम बात कर रहे हैं, माइनस हो गया तो बाईं ओर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा RHL दाईं ओर की सीमा बराबर ये यानी LHL यानी दाईं ओर की सीमा यानी लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx। ठीक है, तो अगर ये दोनों लिमिट्स हमारी l के इक्वल हो जाएं तो हम बोलेंगे कि भाई x इक्वल्स टू a पर हमारे फलन की सीमा l है, और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a। अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे फाइनल रिजल्ट में, क्योंकि अब हम सीमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें फाइनली पता चल गया कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx बराबर l। ठीक है, चलिए, तो इस वाले एक तो केस हमारा ये हो गया। सेकंड केस क्या होता है कि कई बार ना हमारी ये दोनों इक्वल नहीं होती। ठीक है, हमारी ये दोनों इक्वल नहीं होती, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देते हैं कि x इक्वल्स टू a पर फलन fx की सीमा अस्तित्व विहीन है यानी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल है और किसी नंबर के किसी क्वांटिटी के इक्वल है, इन्फिनाइट वगैरह नहीं होनी चाहिए, अपरिभाषित नहीं होनी चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए। ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू आपकी इसकी निकलनी चाहिए, है ना, कोई परिमित मान आपका इसका एक निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों आपने इन्फिनाइट आ गए तो आपने बोल दिया कि जो लिमिट है वो इन्फिनाइट है। नहीं, इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए, चाहे आप इसको नोट कर देना, इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो वो हमारी लिमिट है, और दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सिंपल। सीमा के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 3, x 3 की तरफ अग्रसर है, x प्लस 3 हमारा फंक्शन है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। x जैसे जैसे 3 की तरफ टेंड करेगा, है ना, आपके पास क्या फलन है, x प्लस 3 है। ठीक है, x बराबर 3 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 3 पर अगर ये आपका फंक्शन है तो f3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे इसमें मैं x की वैल्यू को 3 की तरफ अप्रोच करूंगी वैसे वैसे मेरे फलन की वैल्यू 6 की तरफ अप्रोच हो जाएगी।
है ना। तो कुछ करना नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, सिर्फ क्या करना है आपको x की जगह पर 3 लिखना है और ये +3 आपके पास है ही, ये जो 6 आई है यही मेरी सीमा आई है। ठीक है, देखिए ज़रा अगर कोई कंफ्यूजन है तो x + 3 का ना आप ग्राफ बना दीजिए। ठीक है, x + 3 का ग्राफ बना दीजिए, y = x + 3। x की वैल्यू 0 रखोगे आप तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, यानी ये ग्राफ 0 3 से होकर पास होगा, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो -3 0 मिलेगा, तो -3 0 से पास होगा। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो ये मुझे x + 3 का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, ये x + 3 ये मेरा ग्राफ, ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, एक मेरा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पर मैं वैल्यू निकालना चाहूंगी उस पॉइंट पर वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, मुझे कोई इफ एंड बट मुझे होगा ही नहीं इस वाले क्वेश्चन में। अगर x 3 की तरफ टेंड कर रहा है ना, ये 3 0 है, ये जैसे जैसे x 3 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, वैसे वैसे मेरा ये जो फलन की वैल्यू है ये 6 की तरफ टेंड करेगी, है ना, 0 6। ये मेरा फलन है, फलन का ग्राफ है x + 3 का। जैसे जैसे, क्योंकि मेरा x टेंडिंग टू 3 है, जैसे जैसे मैं 3 की तरफ टेंड करूंगी वैसे वैसे मेरा ग्राफ 6 की तरफ टेंड हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं 3 की तरफ इधर से टेंड करूंगी वैसे वैसे भी मेरा ग्राफ इधर से भी, राइट हैंड साइड से भी 6 की तरफ ही तो टेंड हो रहा है ना। तो जब भी आपके पास कोई सिंपल से पॉलिनोमियल हो ना, तो आपने कुछ नहीं करना, x की वैल्यू वहां रख देनी है, जो निकल कर आएगा वो फलन की सीमा ही निकल कर आएगी। ठीक है ना। ग्राफ तो मैंने फिर भी आपको इसका बनाकर दिखा दिया है ना, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी यही है, ये भी सिंपल सा पॉलिनोमियल है ना। x में एक रैखिक समीकरण है, रैखिक पॉलिनोमियल है आपका बहुपद, है ना, ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर पाई रख दीजिए x की जगह पर, जैसा आपने x की जगह पर 3 रखा था, जो वैल्यू निकली वो सीमा। यहाँ पर x की जगह पाई रख दीजिए, जो वैल्यू निकलेगी सीमा, रख दीजिए पाई -22/7 आंसर, यही हमारी सीमा है। ठीक है, पाई की जगह 22/7 मत रख दीजिएगा, क्योंकि पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये इसका अप्रॉक्सीमेट मान होता है ना, ये इसका निकटतम मान होता है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने इसका निकटतम मान रख दिया तो निकटतम ही लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको 0 मिल जाएगा, लेकिन ये ना, ये वास्तव में 0 नहीं है। ठीक है, ये वाली वैल्यू 0 नहीं होगी, तो अगर आपको लिमिट निकालनी है तो ये हमारी लिमिट निकल गई। ठीक है, इस तरह के फंक्शंस हमें थोड़ा सा परेशान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर हम इन फलनों के मान नहीं निकाल पाते। जैसे x = 2, ये वही फलन है जो थोड़ी देर पहले भी, जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया था। अगर आप यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो आपका फलन इवेल्युएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हमें थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, जो पॉइंट आपको परेशान कर रहा है ना, उस पॉइंट को आप हटा दो, अगर हटा सकते हो तो। सबसे बेस्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, है ना, गुणनखंड विधि। तो ना हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये हमारा है ही, न्यूमरेटर के अंश के फैक्टर्स कर लीजिए, a² - b² से, थोड़ी देर पहले भी हमने किए थे, ये आ गया, और नीचे आ गया x - 2, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x + 2। अब ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप x का मान 2 रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 + 2 यानी 4। और आपको याद होगा जब थोड़ी देर पहले ग्राफ से मैंने इस क्वेश्चन को किया था तो लिमिट का मान, सीमा का मान 4 ही आ रहा था। ठीक है, वो ग्राफिकली था, ये अलजेब्रिकली है। वो हमने ग्राफ की हेल्प से सीखा था, आरेख की हेल्प से सीखा था, यहाँ हम अलजेब्रा से सीख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बीजगणित है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 2 परेशान कर रहा था। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ 2 रखा तो 0 बन गया था डिनोमिनेटर में। यहाँ भी अगर आप 1 रखोगे ना, सॉरी ये z है तो ये भी z है। इस बार फलन हमारा z में है, कोई बात नहीं, लिमिट भी हमारी z में है। अगर आप z की वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो आपका जो हर है वो 0 बन जाएगा।
वैसे तो आपका अंश भी 0 बनेगा, लेकिन अंश 0 होने से हमें परेशानी नहीं होती, परेशानी क्रिएट करता है ये हर वाला 0। इसको हमें एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसा अभी ऊपर किया था, ठीक है, ऐसे ही हम नीचे करेंगे। चलो, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इसके भी फैक्टर्स हो जाएंगे। लिमिट z टेंडिंग टू 1, ये जो ऊपर वाला है अंश, इसको मैं क्या ये नहीं लिख सकती, z की पावर टू अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1 अपॉन 6 माइनस 1। मैंने 1 अपॉन 3 को 2 अपॉन 6 लिख दिया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 2 से नीचे कर दी, तो 2 अपॉन 6 बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं हमेशा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ, लिमिट z टेंड्स टू 1, इसको मैंने लिख लिया z की पावर 1/6 का स्क्वायर, और इसको मैंने लिख लिया 1 का स्क्वायर, और ये मैंने बना दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ताकि उस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ। देखो 1 अपॉन 6 ये रहा, है ना, पावर 2 को मैंने बाहर लिख लिया, है ना, इसकी भी घात 2 मैंने चढ़ा दिया, और नीचे वाला मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आपकी समझ आ ही गया होगा आगे हम क्या करने वाले हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, नीचे माइनस वाला पहले से ही आपका रखा हुआ है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, z का मान यहाँ रख दीजिए, बस यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, और लिमिट का मान आ जाएगा 2, आंसर, ठीक है। तो बच्चों आज हमने सीमा से रिलेटेड कुछ बेसिक्स पढ़े और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सीमा का बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कवर करेंगे और साथ के साथ कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स का भी अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सीमा समझ आई हो, तो हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।